नमस्ते। आज के इस ऑनलाइन सेशन में हम बैंक रिकवरी की बारीकियों को समझेंगे। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल आपको एक प्रोफेशनल रिकवरी एक्सपर्ट बनने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऋण वसूली के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश। बैंक के लिए सिर्फ लोन देना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके से वापस लाना भी एक कला है। आज हम सीखेंगे कि कैसे संवाद के जरिए हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। वसूली का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ रिकवरी। रिकवरी की शुरुआत लोन देने से पहले ही हो जाती है। प्री सैंक्शन, लोन देने से पहले मूल्यांकन सही होना चाहिए ताकि ना तो ओवर फाइनेंसिंग हो और ना ही कम पैसा दिया जाए। टाइमलीनेस, पैसा सही समय पर दें और वसूली भी सही समय पर, जैसे फसल कटाई या सैलरी के दिन प्लान करें। मॉनिटरिंग, ये पक्का करें कि पैसा उसी काम में लगे जिसके लिए लिया गया है। उधारकर्ता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर्स। हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता, इसलिए हमारी स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। सामान्य देनदार, ये अच्छे लोग हैं, बस एक याद दिलाने पर पेमेंट कर देते हैं। कठिन देनदार, विलफुल डिफॉल्टर्स, इनके पास पैसा है पर ये देना नहीं चाहते। यहाँ आपको थोड़ी सख्ती और दस्तावेजीकरण की जरूरत है। संदिग्ध देनदार, जो मजबूरी के कारण पूरा पैसा नहीं दे सकते, इनके साथ हम ओटीएस या बातचीत का रास्ता चुनते हैं। संपर्क और संचार की कला, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। वसूली के लिए टाइमिंग सबसे जरूरी है। अगर किसान है तो फसल बिकने पर संपर्क करें। अगर सैलरी वाला व्यक्ति है तो महीने के अंत में जब कैश फ्लो हो। हमेशा नोटिस समय से भेजें और अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई है तो बीमा क्लेम में उनकी मदद करें। वसूली एजेंटों के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिकवरी एजेंट्स। एक रिकवरी एजेंट के तौर पर आपको अपनी मर्यादा में रहना है। क्या करें? हमेशा आईडी कार्ड पहने, सुबह 8 से शाम 7 के बीच ही जाएं और शालीन कपड़े पहने। क्या ना करें? कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और कस्टमर की प्राइवेसी का ध्यान रखें। उसके परिवार वालों को लोन की जानकारी ना दें। कठिन देनदारों को संभालना, हैंडलिंग डिफिकल्ट डेटर्स। जो लोग टाल मटोल करते हैं उनके लिए रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। हर कॉल और विजिट का लिखित रिकॉर्ड रखें। जरूरत पड़ने पर बातचीत रिकॉर्ड करें, पर सावधान रहें कि सामने वाला भी आपकी रिकॉर्डिंग कर सकता है। समझौता और ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट। कभी कभी बैंक को समझौता करना पड़ता है। ये तब होता है जब सिक्योरिटी कम हो, कानूनी लड़ाई बहुत लंबी और महंगी हो रही हो, या देनदार सच में किसी बड़े संकट में हो। लोक अदालत, लोक अदालत अगर मामला 20 लाख रुपए तक का है तो लोक अदालत सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और आपसी बातचीत से मामला सुलझ जाता है। इसके पावर सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर होती है। सरफेसी अधिनियम 2002, ये बैंकों का सबसे शक्तिशाली हथियार है क्योंकि इसमें कोर्ट के दखल के बिना प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा सकता है। शर्तें: लोन सिक्योर्ड होना चाहिए, अकाउंट एनपीए हो और बकाया 1 लाख रुपए से ऊपर तथा मूलधन के 20% से ज्यादा हो। नोट: ये कृषि भूमि एग्रीकल्चर लैंड पर लागू नहीं होता। सरफेसी प्रक्रिया, इसकी एक तय सीमा है। पहले 13(2) के तहत 60 दिन का मांग नोटिस दें। अगर कस्टमर आपत्ति करे तो 15 दिन में जवाब दें। फिर 13(4) के तहत कब्जा लें और अखबार में विज्ञापन देकर 30 दिन के नोटिस पर नीलामी करें। ऋण वसूली अधिकरण, डीआरटी। 20 लाख रुपए से ऊपर के मामलों के लिए हम डीआरटी जाते हैं। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। यहाँ समन जारी होने के बाद सुनवाई होती है और अंत में रिकवरी सर्टिफिकेट मिलता है। दीवानी मुकदमे और गारंटर, सिविल सूट एंड गारंटर। जब कोई सुरक्षा ना हो तब सिविल सूट को अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक बात याद रखिएगा, गारंटर की जिम्मेदारी भी उधारकर्ता के बराबर ही होती है। बैंक चाहे तो पहले गारंटर से भी वसूली कर सकता है। सारांश, समरी, संक्षेप में समझें। 20 लाख रुपए तक लोक अदालत, सुरक्षित लोन 1 लाख से अधिक सरफेसी, 20 लाख से अधिक डीआरटी, असुरक्षित या जटिल मामला सिविल सूट या ओटीएस। अपना ज्ञान परखें। चलिए देखते हैं आपने क्या सीखा। सरफेसी में बैंक क्या कर सकता है? उत्तर: संपत्ति का कब्जा और बिक्री। लोक अदालत किस कानून से बनी? उत्तर: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। डीआरटी कैसा निकाय है? अर्ध न्यायिक, क्वाजी जुडिशियल। अंतिम निष्कर्ष: तो दोस्तों याद रखिए, ऋण वसूली एक कला है जिसमें सहानुभूति और सख्ती का संतुलन जरूरी है। एक सफल एजेंट वही है जो कानून को जानता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। धन्यवाद। क्या आप चाहेंगे कि मैं इनमें से किसी एक कानूनी प्रक्रिया जैसे सरफेसी को और अधिक विस्तार